निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका बढ़ता हुआ आज का चैनल। आज जो हमारे साथ आए हुए हैं वो है शबनम खान जी। शबनम खान जी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एवं मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्टेड हैं दिल्ली के लिए। शबनम खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत शुक्रिया आपको, आपके सभी व्यूअर्स को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शबनम खान जी, अपन डिबेट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी काफी समय से काम कर रही है। मैं तो संजय सिवाल जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो मुझे क्योंकि मैं हर वक्त रहती हूँ टीवी डिबेट्स में और जनता के काम सालों से कर रही हूँ जमीनी स्तर पर, तो हर व्यक्ति पहचानता है। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप इतनी मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं और आप कभी ना पद की लालसा करती हैं, ना आप कभी कोई ऐसी चीज सोचती कि मेरे लिए क्या, आप हमेशा देने का काम करती हैं जनता को, देश को। मैं चाहता हूँ आप मेरी पार्टी में आए और मुझे मतलब नहीं आप किस विचारधारा की हैं, क्या है, बस आपको मेरे साथ जुड़ना है। और दिल्ली में जो दिल्ली की जनता जूझ रही है तकलीफों से, आप में वो क्षमता है कि आप दिल्ली की जनता को उबार सकें। और उन्होंने मुझे साथ में जोड़ा और मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं ने जो सम्मेलन हुआ था उसमें सर्वसम्मति से दिल्ली की मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे स्वीकार किया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करती हूँ और पूरे देश की जनता का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सभी लोग जो मैं काम करती हूँ उसे सराहते हैं, उसको कहते हैं कि दीदी आप अच्छा काम करती हैं। ये आपकी एक ताकत होता है सुशील सर, ये एक आपकी ताकत बनता है जब जनता आपके कामों को सराहती है। करेक्ट। तो मैंने ये स्वीकार किया क्योंकि मैं दिल्ली को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। ठीक है शबनम जी, अब मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैं ऑल द टाइम टीवी डिबेट्स में और देश के जितने बड़े मुद्दे होते हैं, निर्भया, आपको एक निर्भया वाला कांड भी याद होगा, उसके दरिंदों को जब तक फांसी पर नहीं चढ़ा दिया तब तक आवाज बुलंद रखी, चाहे लाठी खाई चाहे कुछ खाया। लेकिन जस्टिस वर्मा की कमेटी को जो सुझाव दिए थे उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इस पर काम कर रहे हैं सालों से। थोड़ा अभी लचीलापन है पर हमारा काम है काम करते रहना, धीरे धीरे बदलाव आता है। और 3 तलाक जो बंद हुआ, जो मुस्लिम बहनें प्रताड़ित थी, कोई भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे देता था, कोई फोन पे, कोई मेल पे, कोई चाय ठंडी दे दी, तो उन बेटियों को उबारा 3 तलाक पे। आप देखते हैं आज कानून है, आज कोई ऐसे छोड़ नहीं सकता है किसी को भी। क्रिकेटर शमी की वाइफ का केस मैंने हैंडल किया, तो वो भी कहती है हसीन जहां की दीदी आप नहीं होती तो मुझे कब का 3 बार तलाक देके छोड़ चुका होता। कम से कम 3 तलाक बंद होने से हम महिलाओं को एक बड़ी आगे बढ़ने की और एक ताकत मिली है उन महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को। ऐसे देश के जितने विभिन्न मुद्दे हैं, बहुत सालों से मैं इन पर काम कर रही हूँ। कन्या भ्रूण हत्या पर मैं काम कर रही हूँ। मैंने महिलाओं के लिए एक मुहिम चला रखी है। मैं सिलना जानती हूँ तो उधेड़ना भी जानती हूँ। इससे बहुत सारे देश की और दिल्ली की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और दिन रात मैं कभी नहीं देखती हूँ, बहुत सालों से काम कर रही हूँ। अब तो मतलब परिवार है पूरा देश ही अपना, जहां से भी। हाँ, देशद्रोहियों के सख्त खिलाफ हूँ, चाहे वो सीमा पार वाले हों, चाहे वो भीतर घात करने वाले हों, उन पर तो मैं कहर बनकर टूटती हूँ। अच्छा शबनम जी, आप राजनीति में आने से पहले बहुत कुछ करती थी, आपने बताया। आपने उसको क्यों नहीं कैरियर चुना, आपने राजनीति को ही क्यों अपना कैरियर चुना? नहीं, ये कैरियर की बात नहीं है। हर चीज को करियर से मत। आप एक मिनट, आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट हो, कह रही हैं चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्टेड हूं दिल्ली के लिए, तो आपको राजनीति में, मैं आपको दूसरी तरह से पूछता हूं,
आपको राजनीति में लाने के लिए किसने प्रेरित किया, या आपके आइकॉन कौन है जिससे कि आपने राजनीतिक कोई चॉइस किया? देखिए, राजनीति के तो बहुत सारे चेहरे बचपन से जब से हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे। कोई एक तो आइकॉन होगा ही, कोई ना कोई एक तो आइकॉन होगा जिसको देख के आप प्रेरित हुई हैं, उसके बाद आपने राजनीति ज्वाइन की है, कोई एक तो होगा। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अभी जो लेटेस्ट मेरा आइकॉन है वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों को हम देखते आ रहे हैं बचपन से, जैसे शहीद भगत सिंह हो गए, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, जैसे हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। इन सबको तो हम ये एक अलग कैटेगरी में, लेकिन आप पॉलिटिकल पूछते हैं तो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिता है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे इतना दबंग और ताकतवर शबनम खान बनाया, जो देश और दुनिया के इस तरीके के मुद्दों के लिए लड़ पाई मैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं बहुत प्रेरणा लेती हूँ, जो देश के लिए जीते हैं, जो देश को आगे लेकर जाने की बात करते हैं। तो नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर वो आपको प्रेरणा देता है और वो देश के लिए संघर्षशील है, देश के लिए काम करता है, देश के लिए जीता है, तो हमें उसे नतमस्तक होना चाहिए। करेक्ट। शबना जी, आपने बोला कि आपके आइकॉन नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को ही क्यों चुना? आपके पास तो बहुत विकल्प थे, किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकती थी आप। नहीं, इसमें देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जितना मैं समझती हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक ही समान होती है, कोई थोड़ी बड़ी कोई थोड़ी छोटी होती है, लेकिन सब पार्टी छोटे से बड़ी हुई है। कोई भी पार्टी शुरू से ही बड़ी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप याद करते हैं तो 2 सीटें आती थी और फिर पूर्ण समर्थन भी देखा है आपने उनके साथ। तो छोटी बड़ी पार्टी नहीं होती, पार्टी को चलाने वाले कितने जज्बे और हौसले वाले हैं इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके अंदर हौसला है और हौसले ही आपको उड़ान देते हैं, और शबनम खान की पहचान है, शबनम खान बहनों को भी उड़ान देती है, तो अपनी उड़ान को कैसे रोक सकती है? बस आपको जो प्लेटफॉर्म आपको मौका दे, मैं तो सब लोगों से बोलती हूँ, अगर आपके कार्यों की कोई समीक्षा नहीं कर पा रहा है, आपके कामों को कोई सराहना नहीं कर पा रही है पार्टी, और कोई और पार्टी उसे मौका देती है, तो लेना चाहिए। राजनीति में ये सब नहीं सोचना कि कौन सी बड़ी पार्टी थी, इसको ही हम बड़ा कर देंगे, इसको हम भाजपा के समकक्ष, कांग्रेस के समकक्ष लाके खड़ा कर देंगे। जज्बा और हौसला हमारे अंदर है बहुत। कहीं आपने ये तो नहीं सोचा था कि अगर मैं बड़ी पार्टी में जाती हूं तो मेरी वो अहमियत नहीं होगी, जो कि एक छोटी सी पार्टी को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो मेरी अहमियत ज्यादा होगी? कहीं ऐसा तो नहीं था आपके दिमाग में? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये सब चीजें मैं शबनम खान हूं, आप धीरे धीरे जानेंगे। ये सब छोटी सोच, छोटी चीजें मैं कभी नहीं सोचती हूँ। मैं बहुत दमखम वाली लड़की हूँ, अकेले अपने बलबूते पे कुछ मेहनत, कुछ काम, जो मैंने जितना भी काम किया आप मेरे बारे में जानेंगे। सहारे नहीं ढूंढती हूँ मैं, सहारे नहीं ढूंढती हूँ। ये तो संजय भाई मुझे खुद पकड़ कर लाए और उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं। दीदी, मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं, दीदी आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो जब आपको कोई ऐसा सम्मान देता है, फिर आप उसका अपमान नहीं कर सकते। आपको राजनीति हो, चाहे कोई कार्यालय हो, चाहे आप पत्रकार मेरे बंधु हैं, हर एक को क्या चाहिए? सम्मान। सम्मान सर्वोपरि है। तो सम्मान कहीं कोई मिल रहा है और आपको प्लेटफॉर्म राजनीति करने के लिए चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि कुछ देने से पहले हर कोई पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अपना काम करते चलिए, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी नहीं। अगर हमारा अध्यक्ष हमें इतनी इज्जत दे रहा है और जिनके लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, आप देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, कुछ पार्टी आपको नहीं सराह रही है, तो उनका भी धन्यवाद करते चलिए। राजनीति में सबका धन्यवाद है, जिसने दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं समझा उसका भी शुक्रिया, और जो आगे भविष्य में समझेंगे उन सब का भी शुक्रिया अदा आपके माध्यम से कर रही हूँ। जी। तो राजनीति में आने के लिए आपने इसलिए सोचा था। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का जो अस्तित्व है वो कहाँ पे है, जरा आप बताएंगी? झारखंड और बिहार में भी है, और जल्द आप वहां पे, और क्योंकि अब मैं जुड़ी हूँ तो आपके आशीर्वाद से और बड़े लेवल पर देखेंगे आप हमारी पार्टी को। देखिए, संघर्ष, कार्यकर्ताओं में जोश होना चाहिए बस। और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ कि मैं नतमस्तक हूँ। एक एक कार्यकर्ता अपने
खून पसीने से पार्टी को सींच रहा है। जब पार्टी Correct. कार्यकर्ता खून पसीने से सींचने लगे, आप समझ जाइए फिर उसकी बुलंदियों को कोई रोक नहीं सकता। जैसे बिल्कुल सही है। जैसे आप हम देखते हैं कांग्रेस का आधार क्यों खत्म हुआ, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं रहे। निचला बेस जो होता है आपका, जो बेस खत्म कर लेता है, उसका फिर यही हाल होता है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत होती गई, हालांकि अब उसमें भी कार्यकर्ताओं की थोड़ी अनदेखी हो रही है, पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत होती गई क्योंकि उसका नीचे का कैडर बेस बहुत मजबूत था। तो जिसका कैडर मजबूत होता है वो कभी भी बड़ी पार्टी बन सकता है, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश, नई उमंग और नया कुछ करने की क्षमता है। और अब मैं उनकी बहन उनके साथ जुड़ गई हूँ, तो मुझे पक्का यकीन है और ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि राजनीति में जो बेस बनता है वो बनता है नीचे से, यानी कि जो नीचे के कैटर के लोग होते हैं जो फील्ड वर्क करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है जो फील्ड वर्कर्स होते हैं उनसे ही पार्टी को बड़ा ओहदा मिलता है। एम आई राइट? उसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने अपने कार्यकर्ताओं की अहमियत नहीं समझी, जिसने जो जी जी खून पसीने से पार्टी को सीट के ऊपर लाते हैं उनकी अहमियत नहीं समझी, एक दिन उन जी लोगों जी का वजूद खत्म हो जाता है। ये तो सच्चाई जी है, हर एक को माननी पड़ेगी। जी जी। शबना जी, जैसे आपने बोला कि आपने राजनीति में अपना कैरियर शुरू किया और उससे पहले आपका बैकग्राउंड तो मेरे ख्याल से आप बता रही थी कुछ कर्नल सा है, आप मिलिट्री साइड से हैं? नहीं, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं। मेरे फादर करेक्ट, आर्मी पापा आपके ऑफिसर आर्मी थे। अफसर हैं। जी जी। जी जी, मेरे फादर पापा ने आपके आर्मी अफसर हैं। 1962 और 65 की लड़ाई लड़ी है। परमवीर जी चक्र जी, विजेता वीर अब्दुल हमीद मेरे फादर के साथी थे। वेरी मैं गुड। उनकी बेटी हूँ। तो मेरे अंदर ओके थोड़ा ओके। देश का, आप समझते हैं, आर्मी वालों के जो बच्चे होते हैं देश उनके अंदर एक अलग जज्बा, एक अलग एनर्जी। जब देश की बात आए तो लड़ने की और ज्यादा ताकत थोड़ी ज्यादा होती है और लोगों की बनिस्बत। इसीलिए देश प्रेम शायद ज्यादा होता है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो तो राय ही नहीं है कि आर्मी वालों के बच्चों का खून कुछ ज्यादा गर्म होता है देश के लिए। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे काम किए हैं लेडीज को लेके, लेडीज के ऊपर बहुत, जैसे 3 तलाक पे भी आपने काम किया और भी कई चीजों पे काम किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जो 3 तलाक था उसमें भी अभी कुछ कमियां आ रही हैं, आप इसको नहीं, मानेंगी? अभी अभी 3 तलाक कोई मुस्लिम पुरुष इसलिए नहीं दे पा रहा है, पहले कोई कानून नहीं था, तो फोन पे, ईमेल से चाय ठंडी दे दी, नहीं, काली बेटी आ अभी गई। भी मैडम, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले अगर 100 केस होते थे, अभी 50 हो रहे हैं। नहीं, अभी अभी लड़कियां जागरूक हो गई हैं, उन्हें कानून पता है। पहले कानून नहीं था, आप समझिए बात को। मैं तो जी जी जी, चाहती हूं कि केस रहे। अगर किसी बेटी को करेक्ट प्रताड़ित किया जा रहा है तो केस रहना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। करेक्ट, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो छोड़ के निकल जाते थे। एक बेटी, बिल्कुल सही। मुस्लिम बेटी, 2-3 बच्चे, 19-20 साल की लड़की है, 2-1 बच्चे भी हो गए, हाथ पकड़ के सड़क पे खड़ी है, ना माँ बाप के घर जाते बन रहा है, ना कानून कुछ उसे सजा दे सकता है, क्योंकि कानून के पास हाथ बंधे हुए कि हमारे पास कोई कानून ही नहीं है, हम क्या करें उस लड़के का। अब उसे सजा भी है। मैं तो 10 करेक्ट, साल की सजा चाहती थी, मैंने तो 10 साल की सजा के लिए आवाज उठाई थी, 3 साल की ही सही। कम से कम उनके अंदर भय होना चाहिए जो बेटी को प्रताड़ित करते हैं। आज बेटी जी, कानून के माध्यम से न्याय तो पा सकती है ना, वरना न्याय का कोई रास्ता ही नहीं था। माँ बाप के बिल्कुल पास सही। और बच्चे, उनको पालेंगे, या उस बेटी को, 2-3 बच्चे जो घर लेकर आ गई है उसको पालेंगे। और लड़के वाले जी हाथ खाली करके अपने खड़े आराम से कि हमने तो बोल दिया थी तलाक तलाक तलाक, जाइए घर जाइए या कहीं भी जाइए, सड़क पे खड़ी रहिए। आज बेटी जी जी हकदार है उस घर में रहने की, आज बेटी हकदार है उस लड़ाई की, ताकि उसे न्याय मिले और दूध का दूध, पानी का पानी होकर वो सम्मान से ही ससुराल में आराम से रह सके। अब ऐसे कोई नहीं जी, छोड़ सकता, मैंने फोन पे बोला जाइए छोड़ दीजिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब कोई नहीं दे सकता है। यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा है ये सक्सेस है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे भी बढ़ाओ। मेरा जी, एक और है इसमें कि सिर्फ जोड़ बेटी दिया उसको। बचाते और पढ़ाते ना रह जाना, बेटी को जी, आगे भी बढ़ाना है। आगे बढ़ाओ, यानी और आत्मरक्षक सुरक्षा बनाओ। जी, जी सुशील सर, जी बेटी पढ़ाओ बेहद जरूरी है।
बेटी बचाओ उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। तो मैं कन्या भ्रूण हत्या पे पिछले 12-13 सालों से काम कर रही हूँ। आपको जानकर खुशी मिलेगी, हरियाणा जो सबसे ज्यादा ऐसा राज्य था, आज हरियाणा में भी रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो समानता के उस पर ले आए हैं हम। ये अच्छा लगता है देखकर कि पूरे देश में जहां लड़कियां 1000 के अनुपात में 600, 700, 800 इससे ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाती थी, अब 900 के प्लस नजर आती है। तो अच्छा लग रहा है कि हमने जो काम किया, कन्या भ्रूण हत्या पे जो हमने काम किया, अब जेंडर चेक नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग इस तरीके का काम करते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग लगे रहते हैं मदद करने में कि कोई कन्या भ्रूण हत्या ना कर पाए। और थोड़ा सा मैं प्रधानमंत्री जी को भी श्रेय दूंगी कि जब एक प्रधानमंत्री लाल किले की चोटी से खड़े होकर ये कहता है कि बेटियां हमारा गौरव है, बेटी के साथ सेल्फी डालो, बेटियों के लिए नए विकल्प खुले, तो भी लोगों में अवेयरनेस आती है। इस तरीके की चीजें होती रहनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने उसको किया, तो अगर कोई प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है उसे सराहना चाहिए। किस पार्टी से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं, दलगत राजनीति से दूर होकर अच्छा काम किसी ने किया तो सराहना चाहिए। जी शबना जी, लेकिन ये देखा गया है दरिंदगी के मामले में अभी भी बेटियों को नंबर 1 पे रखते हैं, क्योंकि रेप केसेस, मॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बोलें। देखिए, मॉलेस्टेशन का क्या है कि घरेलू जो हिंसा है जो घर में की जाती है। पहले बेटियां बोल नहीं पाती थी। ऐसे बहुत सारे केसेस है, बड़ा भाई भी रेप कर रहा है, पड़ोस मीन्स रिश्तेदार, और एक जो बेटी शादी होकर गई है, जेठ ससुर इस तरीके के लोग जो घरेलू हैं वो उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। ये सब चीजें बेटियां पहले बोल नहीं पाती थी। एक जो मैं बड़ा बदलाव देखती हूँ, आज बेटी तन के खड़ी हो जाती है, नहीं करने दूंगी। और बलात्कार की जो हम बात करते हैं, बलात्कार पे अंकुश तब लगेगा जो प्रशासनिक ढांचा है हमारा। जब हमारे पास ये कानून है कि अगर आपने मुझे 3 बार घूर के देखा उसको सजा मिलनी चाहिए, तो कानून कहीं ना कहीं अभी भी बेहद लचीला है इस मामले में। लड़की को बहुत जूझना पड़ता है थानों में ये बताने के लिए कि मुझे वो लड़का तंग करता है, प्रताड़ित करता है। लड़की का जब बलात्कार हो जाता है उसके बाद सब जागरूक होते हैं। आप पर हम जागरूक पहले क्यों ना हो जाए, आप पर हम पहले इतनी ताकत क्यों ना दिखा दे कि अपराधी किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देखे, उसके मन में खौफ होना चाहिए कि पुलिस आधा सेकंड नहीं लगाएगी और पूरे जितने भी आपने क्राइम का सोचा भी है वो दिमाग से भी खोखला कर देगी, प्लस सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। ये आपको पहले करना पड़ेगा। बलात्कार होने के बाद आप कुछ भी कर लीजिए, फिर आप उस लड़की को वो मेरी नजर में वो न्याय नहीं है जो एक बेटी को आपने छिन भिन कर दिया। लेकिन मैं बेटियों को बोलती हूँ, अगर पहले बोलते थे कि आपकी इज्जत लुट गई, आपका ये हो गया, समाज भी उन्हें जीने नहीं देता है, समाज भी कहीं ना कहीं लड़की से ही प्रश्न करता है। तो मैं कहती हूँ इज्जत तो उसकी खराब हुई जिसने अपराध किया, बेटी को तो शान से खड़े रहना चाहिए, कोई बात नहीं, जो हुआ मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी। तो ऐसी प्रेरणा भी सब लोगों को बेटियों को देनी चाहिए कि घबराइए मत। लेकिन हमारे देश में राजनीति बहुत हावी है सुशील सर, राजनीतिक इच्छा शक्ति बेटियों के लिए बेहद कमजोर है। करेक्ट। 50% आबादी का वोट चाहिए, महिलाओं की वोट चाहिए। सुबह 4 बजे घंटी बजा के नेता आ जाते हैं, बेटी हमें वोट देना, बहन जी हमें वोट देना, पांव भी छुएंगे। सुबह 4 बजे से उनके पास टाइम भी होगा, लेकिन वही बेटी उनके जीतने के बाद जब उनके दरवाजे जाती है तब इनके दरवाजे बंद नजर आते हैं। फिर इनकी इच्छा शक्ति बेहद कमजोर होती है। फिर ये पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, वो मेरी पार्टी का नेता तो नहीं है, वो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है, कहीं वो सफेद शर्ट वाला है कि पीली शर्ट वाला है कि नीली शर्ट वाला है, फिर इसमें टटोलने लगते। मैं कहती हूँ जब बेटियों की बात हो, जब बेटियां बात करें, जब बेटी कोई तकलीफ बताए, छोड़ दीजिए राजनीति। और मैं तो उन सांसद महिलाओं, सांसद विधायिका जो है, जो निगम पार्षद है महिलाएं, उनसे कहती हूँ पद छोड़ दीजिए, चाहे पद छोड़ना पड़े, खड़ी हो जाइए, पहले बेटी की सुनवाई होगी। नहीं चाहिए हमें कोई संसद में पद, नहीं चाहिए हमें कोई ऐसा विधायक का पद, नहीं चाहिए हमें कोई निगम पार्षद का पद, पहले बेटी को न्याय दीजिए। अगर हम सब महिलाएं भी एक दूसरे के साथ खड़े होने लग जाए ना, तो सुशील सर मेरा पूरा यकीन है ये पुरुष नेता जो है इनको बदलना पड़ेगा।
लेकिन हम महिलाएं भी, मैं उस पार्टी की हूँ, मैं उस पार्टी की हूँ, वो वाला पार्टी वाला करेगा तब मैं आवाज उठाऊंगी, वो वाला पार्टी वाला करेगा तब मैं आवाज उठाऊंगी। नहीं, बेटी की बात आएगी तो मैं बेटी हूँ, मैं भी देश की बेटी हूँ, अपनी बहन के साथ खड़ी होंगी। राजनीति छुटे तो छुटे, सारा देश छुटे तो छुटे, लेकिन बेटी को न्याय दिला कर रहूंगी। जिस दिन ये जो सांसद चुनी जाती है महिलाएं, मैं महिलाओं पर बात कर रही हूँ यहाँ पर, जितनी भी संवैधानिक पदों पर बैठी है, अगर ये एकजुट हो जाए, किसी अपराधी की, किसी नेता की, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है बेटी की आवाज ना सुने। सबको सुननी होगी, सब लोग जागरूक हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम महिलाएं ही कमजोर हैं, हम पार्टियों में बंधी हैं, हम इससे ऊपर सोचते ही नहीं है। मुझे तो पद मिला हुआ है ना, किसी और को कुछ होता रहे। मैं खराब शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, माफी चाहती हूँ, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पद पर जो बेटी के साथ ना खड़ा होने दे। नहीं चाहिए ऐसा पद। बेटी की सुरक्षा पहले, पद वद तो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी शबाना जी, आपसे आप ये सोचिए 2 मिनट के लिए कि आप दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन गई और आप दिल्ली की चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्टेड हैं, इस समय आप बन गई हैं। आपके प्रायोरिटी के काम क्या-क्या होंगे दिल्ली में, जो इस समय आप बता रहे हैं दिल्ली जो बहुत ही जूझ रहे हैं, आपके प्रायोरिटी के 5 काम जो है लिस्टेड बताएं आप। देखिए, जी। सबसे पहले तो पॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है, सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत सही हो रही है। मुझे भी आप देख रहे हैं, मेरी आवाज आपको आ रही होगी कि उतनी क्लियर नहीं है जितनी मेरी क्लियर क्रिस्टल आवाज है, क्योंकि जी, पॉल्यूशन जी। आपके गले में घुस रहा है, आपके सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा है पॉल्यूशन। तो करेक्ट, सबसे करेक्ट। पहला तो, जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो और कोई काम कर पाएंगे। सुरक्षा भी बिल्कुल कब सही है। चाहिए, जब मेरी सांस चल रही होगी। तो सबसे बिल्कुल सही। पहला काम तो पॉल्यूशन पर काम करना है। और पॉल्यूशन के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी, कभी फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं सारे भेद दे दूंगी तो ये लोग उन मेरे पॉइंट्स को एजेंडा बना लेंगे। नहीं ठीक, पॉल्यूशन नंबर 1, सेकंड। जी, सेकंड, सेकंड महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो मुझे सबसे बड़े लगते हैं, दिल्ली बोलिए। को ड्रग्स की चपेट में ले रखा है। दिल्ली नशे की आदी होती जा रही है। छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, जो मैं हमेशा कहती हूँ, केजरीवाल जी आप कहते हैं 4 क्लास मैंने नई जोड़ दी, बहुत धन्यवाद। अगर आपने 4 क्लास नई बना दी है, अच्छी बना दी है, उसका भी धन्यवाद, कोई बुराई नहीं है, अच्छा काम करते रहना चाहिए। लेकिन वो जो आपने उस रास्ते से जिससे बच्चे आते जाते हैं, वहां 4 शराब की दुकानें खोल दी हैं, उसका क्या? बच्चा क्या देखता आ रहा है? बच्चा क्या देखता आ रहा है? 4 शराब की दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, बच्चा भी उस लाइन को देख रहा है, और क्या प्रेरणा ले रहा है स्कूल जाने से पहले कि शराब पीना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहा है, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब माफियाओं के साथ रहने के कारण जेल में जा रहा है। क्या देख रहे हैं बच्चे? मुझे लगता है क्लास कैसी भी हो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। बेंच से फर्क नहीं पड़ता मैं किस बेंच पे पढ़ा था, बहुत बहुत नीचे टाट बोरी पे पढ़े हुए बड़े बड़े अधिकारी बने, बहुत टाट बोरी पे पढ़े हुए बड़े बड़े नेता बने, बहुत साधारण जीवन जीने वाले लोग बड़े बड़े लोग बने। तो किस बेंच पे बैठे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने वहां स्कूल में सीखा क्या, ये जरूरी है। और करेक्ट। नशे से कैसे बचाया जाएगा बच्चे को, मेरे लिए बहुत सारे मेरे दिमाग में हैं, उनके लिए कार्यक्रम जो मैं चलाऊंगी, वो मैं आपको एक दिन फिर चर्चा में बताऊंगी सारी चीजें। और हमारा किन्नर समाज, दिल्ली में आप देखते होंगे जगह जगह जहां रेड लाइट पे आपकी गाड़ी रुकेगी, किन्नर आके आपसे भीख मांगेंगे। एक प्रचलन सा चल गया, हर रेड लाइट पे दिल्ली के आपको मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वासन दे रही हूँ, इन सब चीजों से उबारूंगी। किन्नर समाज से मैं उनको भी आश्वासन दे रही हूँ कि किन्नर समाज के लिए, कोई मुझे बोल रहा था कि उनको अलग अस्पताल दीजिए, मैं किसी को भी अलग रखना ही नहीं चाहती। मेरे से अगर आप पूछेंगे, मैं लड़कियों के लिए अलग स्कूल क्यों बनाऊं, मैं किन्नर के लिए अलग स्कूल क्यों बनाऊं? मैं उसी स्कूल में सब एक साथ सम्मान के साथ पढ़े और आगे बढ़े, मैं इस पर काम करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि उसी स्कूल में किन्नर भी बैठा हो, एक आम, उनको आप अलग क्यों समझते हैं? वो हमारे परिवार का, हमारे शरीर का एक हिस्सा है, वो भी हमारे अपने हैं, तो उनको अलग मत लीजिए। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किन्नर भाई जो भी है, सब उसी स्कूल में पढ़े, उसी अस्पताल में इलाज कराएं, हर एक को समान न्याय व्यवस्था हो, ये मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से। जी, तो आपकी प्रायोरिटी जो है, आपने प्रायोरिटी लिस्टेड कर दी, इसमें वो प्रायोरिटी तो आपने बताई नहीं कि दिल्ली की जनता को आप फ्री देंगी कुछ।
मैं आपको ये आपने अच्छा सवाल कर लिया। मैं दिल्ली की जनता से बहुत जुड़ती हूँ, मैं दिल्ली की जनता से बहुत बात करती हूँ। दिल्ली की जनता कहती है हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमसे पैसे ले लो, लेकिन हमें स्वच्छ सांस दे दो, हमें स्वच्छ पानी दे दो। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्या फ्री देकर आप जनता को ठगने का काम करेंगे, या बिल में बेईमानी ना करके सही बिल आए और जनता भरे और गर्व से कहे मैं बिल भी भरता हूँ, मैं बस का किराया भी देता हूँ, मैं इस देश में कंट्रीब्यूशन भी करता हूँ, मेरा ये कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के लिए, मैं वो सब भी करता हूँ और सम्मान से भी रहता हूँ। तो दिल्ली की जनता सम्मान से रहना चुनेगी, दिल्ली की जनता फ्री की कोई चीज नहीं चुनेगी, ऐसा मुझे मुझे पूर्ण एक बात विश्वास है अपनी बताइए, दिल्ली की आज जो जनता पे। दिल्ली में लेडीज हैं वो बस में जाती हैं फ्री में, वो कैसे इमीडिएटली पैसा निकालेंगी? क्योंकि लेडीज का तो अब आदत हो गई है पैसा नहीं खर्च करने का, वो कहां से खर्च आप करेंगी? महिलाओं का कम आकलन कर रहे हैं, आप महिलाओं बोलिए को बोलिए। कम आंक रहे हैं। फिर महिला कैसे पैसा निकालेंगी? नहीं, पहले महिलाएं पैसा ही देकर बसों में आती जाती थी, अगर आपको याद हो तो पहले हमेशा महिलाएं पहले तो पैसा आती देकर ही थी, आती बिल्कुल जाती सही थी। है, पहले आती थी, लेकिन जब से ये केजरीवाल साहब ने उसको फ्री कर दिया है तो ऐसा नहीं लोगों है। के हाथ रुक गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा वो कहने का देखिए, मतलब नहीं है कि महिलाओं को कम आकलन करें। लोगों को आप जब बताते हैं कि ये 10 रुपए 20 रुपए, हाँ किराया कम जरूर रखना चाहिए, किराया नॉमिनल करेक्ट, रखना चाहिए, जो बिल्कुल सही जनता कहा, आ जा सके और गरीब आदमी भी आ जा सके, और बेहद बिल्कुल सही कोई कहा। गरीब हो, मैं एक जी कार्ड जी प्रोवाइड करूंगी, अगर कोई जी बेहद गरीबी रेखा से नीचे है उसको फ्री हम लोग कर सकते हैं, कि जो 10 रुपए करेक्ट, भी पे नहीं कर पा रहा है, हालांकि उसको भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जब तक ये लोग उन्हें कंगाल कर चुके हैं, ये लोग गरीबों के लिए काम नहीं करते, ये लोग उनके साथ छल करते हैं। दिल्ली में कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ कि आप और हम गरीबी रेखा से उनको ऊपर कैसे लाया जाएगा, उस पर भी मेरी बहुत सारे दिमाग में है आइडियाज, उनको क्या काम जी प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको किस तरीके से आगे जी लाया जाएगा, महिलाओं को खासकर। पुरुष भाई नाराज ना हो, पुरुषों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि मैं महिलाओं को हमेशा संकटों से जूझते हुए देखती हूँ, मैं महिलाओं को हमेशा बहुत सारे घरेलू उलझनों से जूझते देखती हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं महिलाएं प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो जी चाहे वो कोई पुरुष हो। क्योंकि महिला को दो तरह से जूझना पड़ता है, आपका खाना बना के घर से निकलेगी अगर छोटी मोटी नौकरी कर रही है या बड़ी नौकरी वाली है, तब भी आपका खाना बनाएंगी, सास ससुर की सेवा करेंगी, बच्चों को भी स्कूल भेजेंगी, तब अपने काम की तरफ निकलेंगी। तो महिलाओं को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं बिल्कुल सही। उन गरीब महिलाओं को जो बहुत ज्यादा निचले स्तर पर होंगी उनको अपलिफ्ट करने की भी पूरी स्कीम है मेरे पास, और उनको किराया माफ किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी जी सब, लेकिन किराया नॉमिनल होना चाहिए, जो किसी की भी पॉकेट पे भारी ना पड़े, करेक्ट। किसी को भी किराया देते में ये नहीं लगना चाहिए ओह दिल दुख गया। तो दिल्ली की जनता का दिल नहीं दुखने दूंगी किसी भी तरह से। शबना जी, शबना जी आप ये बताएं कि 140 करोड़ जनता आपको देख रही है, उनके लिए कोई मैसेज देंगी आप? उनको मैसेज दीजिए आप। मैं हमेशा अपने देश की जनता से एक ही बात कहती हूँ, बोलिए। बाहरी दुश्मनों से जूझने के लिए हमारी आर्मी खड़ी है प्रहरी बनकर, ये करेक्ट। भीतर घात वाले जो लोग हैं, सही है। इनसे लड़ने के लिए आपको, हम तो लड़ रहे हैं लेकिन आपको भी अवेयर रहना होगा। अपने आसपास को इस तरीके का व्यक्ति नजर आता है जो आपको संदिग्ध लगता है, जो आपको लगता है देश हित में काम नहीं कर रहा है, आप उसको जेल भेजने का काम करवाइए। आप बताइए कि इस तरीके के लोग जो भी आपको, हमें नहीं पता चलते, आप और हमारे पास नहीं है संसाधन उतने, लेकिन हम्म पड़ोसी की खबर हमें रखनी पड़ेगी कि इसके यहाँ कौन आता हम्म जाता है, ये क्या काम करता है, कहीं कोई इस तरीके के संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं आते, कहीं नशे का कारोबार तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहा है जो हमारे देश के खिलाफ बात कर रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे पहला संदेश तो यही है। दूसरा संदेश, आप कहेंगे कि शबनम जी आप पार्शल हो गई। दूसरा संदेश मैं कहूंगी कि शबनम खान जी को जिताइए और दिल्ली का एक नया स्वरूप पाइए। इन सब चंगू मंगू नेताओं से मुक्ति लीजिए जो सिर्फ आपके साथ छल करते आए, जो सिर्फ आपको ठगने का काम करते हैं, जो आपको शराब परोसना चाहते हैं, जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करके अपनी मलाईदार कुर्सियों पे बैठ गए। पहले टूटी चप्पल पहनते थे, फिर लिबर्टी के शूज आ गए, फिर उससे भी बड़ी कंपनी के शूज आ गए। पहले वैगनार लेके चलते थे, अब इनोवा बड़ी वाली है, नई लेटेस्ट जो 50 लाख की आती है, अब वो वाली में चलते हैं।
ऐसे नेताओं से बचिए। और जो सच में दिल्ली को बदलना चाहते हैं, पार्टी मत देखिए, पार्टी छोटी है या बड़ी है मत देखिए, सिद्धांत क्या है उन्हें पढ़िए, उन्हें सुनिए, जो एजेंडा है हमारा उसे समझिए और फिर वोट करिए। आपका एक वोट दिल्ली को सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए, यस दिल्ली भारत की राजधानी है, आपको दिखनी चाहिए राजधानी। दिल्ली में आके किसी की सांस ना घुटे, दिल्ली की बहन बेटी ये सोच के ना डरे अगर मैं उस गली से निकल गई तो कहीं मेरा बलात्कार ना हो जाए, कहीं मेरा पर्स ना छीन लिया जाए। दिल्ली की बेटी सुरक्षित महसूस करे। जो बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे वो ड्रग्स में ना फंसे, वो नशे के आदि ना हो। आज आप चले जाइए गलियों में, मैं तो इस पर बहुत काम करती हूँ, बहुत बच्चों को बचाने का काम किया है मैंने। ड्रग्स ले रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए हम किस तरह धकेल रहे हैं अपने युवा को, जिनको हम कहते हैं कि ये भविष्य है हमारा, भविष्य में ये नेता बनेंगे, भविष्य में ये बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। हम उन्हें ड्रग्स की ओर से कैसे आगे बढ़ाकर उन्हें मुख्य धारा में लाकर किस तरह से उन्हें सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस पर काम किया जाएगा। आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कहना चाहती हूँ, एक बार बैठकर ध्यान मग्न होकर सिर्फ ये देखिए कि सारा जीवन हमने लगाया है आप लोगों के लिए और आपको लगता है कि हाँ नई दिशा दे सकते हैं तो चुन लीजिए, आपके हाथ में है। ये थी हमारे साथ शबनम खान जो राष्ट्रीय जनता पार्टी से हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।